नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा सहित अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रोनिक्स एकीकृत इंजन और स्टेज परीक्षण सुविधा और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ट्राइसोनिक पवन सुरंग का उद्घाटन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में केरल में भाजपा को लेकर जो आशा जगी थी वह 2024 में विश्वास में बदलती नजर आ रही है। 2019 में केरल ने भाजपा को डबल डिजिट में वोट दिया था। 2024 में केरल डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। केरला के लोगों में इस बार एक अलग ही उत्साह है। 2019 में केरला में बीजेपी को लेकर जो आशा जगी थी वो 2024 में विश्वास में बदलती नजर आ रही है। 2019 में केरला ने बीजेपी एनडीए को डबल डिजिट में वोट दिया था। 2024 में केरला डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। मैं केरला से इसी आशीर्वाद की अपेक्षा भी करता हूं। 2019 में देश नारा दे रहा था, फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। साथियों, बीजेपी ने कभी केरला को या देश के और किसी राज्य को वोट के चश्मे से नहीं देखा है। जब बीजेपी यहां कमजोर थी तब भी हमने केरला को मजबूत बनाने के लिए काम किया। इन 10 वर्षों में देश का जो विकास हुआ, जो बड़े फैसले लिए गए, उनका उतना ही लाभ केरला को भी मिला जितना बीजेपी शासित प्रदेशों को। केरला की जागरूक जनता ये सब जानती है और यहां के लोग तो पूरी दुनिया में है। आज विश्व में भारत का बढ़ता हुआ कद, उसने केरला के लोगों में एक नया आत्मविश्वास भरा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराम प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि हमने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक भाजपा के मतदान के पक्ष में मतदान करेगा। भाजपा के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मतदान करेगा, ये तो हम कल ही स्पष्ट कर चुके हैं और पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। और 8 के 8 प्रत्याशी भाजपा के विजयी होंगे। समाजवादी पार्टी के कई विधायक टूट गए हैं। मनोज पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया है। जी, क्या मानते हैं इसके पीछे क्या वजह? अब ये तो उनसे पूछिए, लेकिन हम इतना कहेंगे कि आज मंगलवार है। उधर दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 4 मार्च को पेशी के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बीते सोमवार को ईडी दफ्तर में पेश होना था, लेकिन नहीं हुए। एजेंसी ने उन्हें 22 फरवरी को 7वां समन भेजकर 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल अब तक एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने आज एक बयान जारी कर कहा था कि मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है। रोजाना समन भेजने की जगह ईडी को कोर्ट के इस फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम इंडिया अलायंस नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार को इस तरह हम पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में लगातार पानी का बिल ठीक से नहीं आ रहा है। बात की जाए तो दिल्ली में 40% से ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर जाकर लोगों से बात की, फिर भी जनता की समस्या लगातार बनी हुई है। आखिरकार एलजी साहब क्या चाहते हैं कि दिल्ली की जनता लगातार परेशान हो रही है?
तो साथियों, कई दिनों से इस बात पे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के गली मोहल्ले में, दिल्ली की विधानसभा में, दिल्ली के सचिवालय में ये चर्चा है कि दिल्ली जल बोर्ड के बिलों से दिल्ली जल बोर्ड के 40% उपभोक्ता परेशान हैं। 40%, ये बहुत बड़ी फिगर होती है किसी भी संस्था के लिए कि 26 लाख कुछ हजार कंज्यूमर्स में से 10 लाख कुछ हजार कंज्यूमर्स कह रहे हैं हमारे बिल ठीक नहीं है, जितनी हमारी कंजम्पशन है उसके हिसाब से बिल नहीं आ रहे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि किस तरीके से कैबिनेट नोट को रोका जा रहा है, आज मैं उसकी जो लेटेस्ट जो उसमें हुआ है, कल जो उसमें हुआ है, वो आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। 13 जनवरी 2023 को ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दिल्ली जल बोर्ड की बोर्ड मीटिंग में पास हो गई। 25 जनवरी 2024 को, आज से 1 महीने से भी ज्यादा पहले, इसको ये कह के फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा गया कि आप अपनी कमेंट्स दे दें। अब कोई विभाग अपनी कमेंट्स देने में कितना दिन लगा सकता है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता। 25 तारीख को कमेंट्स के लिए भेजा गया और कहा गया कि जल्दी कमेंट्स दे दें। 5 फरवरी 2024 यानी कि उसके 10 दिन बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक अफसर ने चिट्ठी लिख के कहा कि हमें ओरिजिनल फाइल दे दो। हालांकि ओरिजिनल फाइल से, जल बोर्ड की ओरिजिनल फाइल से कोई फाइनेंस का लेना देना नहीं है, उनको तो जो कैबिनेट नोट है उसके ऊपर अपनी कमेंट्स देनी है। खैर, उन्होंने मांगी और हमने उनको फाइल 9 फरवरी 2024 को वापस भिजवा दी। फिर उन्हें उसके ऊपर क्वेरी लगा दी। क्वेरी का जवाब भी फाइनेंस मिनिस्टर ने दे दिया और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कमेंट्स फाइनेंस मिनिस्टर ने दे दिए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा विधि संदर्भ विषय पर भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात का संतोष है कि शिक्षा विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, विभाग की जरूरतों के लिए शासन के साथ खड़ा है। हमने इस उद्घाटन सत्र में भाग लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धीरे धीरे हमारी उच्च शिक्षा नीति लगभग 4थे वर्ष में प्रवेश कर रही है और उस नाते से आने वाले समय में भारतीय ज्ञान की कई सारी विधाओं को अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से विद्वानों को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में ठोस कदम उठाए। आगामी शैक्षणिक सत्र में इसकी अत्यंत आवश्यकता होगी। मुझे इस बात का संतोष है कि विभाग बहुत दक्षता के साथ अपना काम कर रहा है। यहाँ मैंने इस बात को भी रेखांकित किया है कि जो विश्वविद्यालय हमारे बाहर, भारत के बाहर भी आकर के शिक्षा के मामले में अपनी साख बनाए, विभाग की जो आवश्यकता होगी, जो जरूरतें होगी, शासन उनके साथ खड़ा है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी को लग रहा है कि देश में कानून, सामाजिक सौहार्द और ना रहे, इसलिए वे भड़काने का काम करते हैं। ये कानून का देश है, कानून से हर कार्य होता है और कानून से ही होगा। देखिए, राहुल गांधी व्याकुल भारत है। उन्हें लग रहा है एक देश में एक कानून ना रहे, एक देश में सामाजिक सौहार्द ना रहे, इसीलिए दूसरों को भड़काने का काम करते हैं। ये कानून का देश है, कानून से काम चलता है और कानून ही काम करेगा। राहुल गांधी वोट के खातिर व्याकुल भारत हैं। किसी को कह देंगे ये पहनो, किसी को कह देंगे ये पहनो, लेकिन स्कूल जो है वो स्कूल अपने व्यवहार और कानून से चलता। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के कटिहार में कहा कि हर वर्ग के लोगों का प्यार मिल रहा है, भीड़ इतनी है कि हम लोगों पर कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। इसके बावजूद लोग देर रात तक इंतजार कर रहे हैं। लोगों का विश्वास है कि ईडी, सीबीआई जब भी विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी कर रही है, समझ जाए कि भाजपा घबराई हुई है। भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय और मुंगेर वहीं रात्रि विश्राम होगी, तो लोगों का अपार समर्थन जो है मिल रहा है। चाहे किसी भी धर्म के हो, हर जात के हो,
हर वर्ग के लोगों का प्यार मिला है और यही कारण है कि समय से हम लोग पीछे चल रहे हैं। भीड़ इतना हो रहा है लोगों का कि हम लोगों को समय पर कार्यक्रम जो है नहीं हो पा रहा। काफ़ी देर रात तक हम लोग पहुंचते हैं, लेकिन समय पे ना भी होने के कारण लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा भी वेट कर रहे हैं और लोग जो है तब भी रात के अंधेरे में भी 12 बजे 2 बजे लोग खड़े रहते हैं। तो लोगों का ये प्यार है और एक विश्वास है और इस विश्वास पे हम लोगों को खड़े उतरना है। तो जिस विचारधारा से हम लोगों की लड़ाई है उसको बिहार में रोकना है, यही काम मकसद है हम लोगों का। सर पिछले बार इस इलाके में एआईएमआईएम गच्चा देके गया था सर, एआईएमआईएम का कहर था पिछले बार इस इलाके में, इस बार किस तरह से देखेंगे, उसको किस तरह करेंगे? नहीं, ये कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल नहीं। असली लड़ाई यहाँ एनडीए और महागठबंधन में। बीजेपी ज्वाइन करने की अफवाहों के बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का पूरी तरह से खंडन किया है। दरअसल कुछ दिन पहले अफवाहों का बाजार गर्म था कि कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ समय बाद ही इन अटकलों पर विराम तब लग गया जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने अफवाहों को गलत बताते हुए कहा था कि कमलनाथ कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। ऐसे में आज जब कमलनाथ अपने 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे तो मीडिया कर्मियों ने बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए, जिसका जवाब उन्होंने सवालिया लहजे में देते हुए कहा, क्या कभी मेरे मुंह से सुना कि मैं कहीं जा रहा हूं? ये खबरें सिर्फ मीडिया पर ही चल रही हैं। ये तुम लोग ही कर रहे हो और तो कोई कह नहीं रहा। तुमने कभी मेरे मुंह से सुनी ये बात? नहीं, कभी नहीं सुनी। कोई इशारा हुआ? कुछ नहीं। तो तुम लोग ही चलाते हो और तब मेरे से पूछते हो। तुम लोग चलाना बंद करो। सबसे पहले खंडन आप लोग करिए। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए करीब 89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर दिया है। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। उत्तराखंड का बजट सदन में 12:30 बजे पेश किया गया। सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट ने पेश किया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 साल में पहली बार प्रदेश सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए भोजनावकाश से पहले 1:30 बजे विधानसभा के पटल पर बजट रखा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।